हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय अनदर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द गैलेक्सी। लेट स्टार्ट। एक विषय जो मानव को दूसरी चीज़ों से अलग रखती है वह है जिज्ञासा। मानव को दूसरी चीज़ों में से सबसे अलग प्राणी माना गया है और इसी जिज्ञासा के बूतों पर आज मानव संपूर्ण पृथ्वी पर अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं। वही दुनिया के ताकतवर और ताकतवर प्रजातियां भी मानव दिमाग की क्षमता के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। मनुष्य के यहाँ जिज्ञासा सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं सीमित बल्कि चांद, सितारों और चमकती तारा तक है और सूरज तक भी अब पहुंच चुकी है। मनुष्य को शुरुआत में ही रात में दिखाई देने वाले तारे और दिन में पूरे पृथ्वी पर उजाला फैलाने वाले सूरज के बारे में जानने वाले बेहद जिज्ञासा रही है। इसलिए मानव ने इस जानने के लिए अनगिनत प्रयास किया है। ग्रहों, उपग्रहों, गैलेक्सी, इन सब विषयों के बारे में आज हम काफी जानकारी रखते हैं, लेकिन यह स्थिति इस प्रकार से हमेशा के लिए एक ही तरह नहीं थी। आज से करीब 400-500 साल से पहले तक दुनिया के सभी लोगों को और यहाँ तक कि कई बुद्धिजीवियों का ये मानना था कि हमारी पृथ्वी चपटी है, न कि गोल। दुनिया के सबसे बड़े धर्म उस वक्त यह मानते थे कि हमारी पृथ्वी चपटी है। फिर धीरे धीरे धारणा का खंडन किया जाने लगा। नए विद्वान आए जिन्होंने पृथ्वी पर चपटे होने की घोर आलोचना की थी। आज हम काफी जानकारी रखते हैं, लेकिन यह स्थिति इस प्रकार से हमेशा के लिए एक ही तरह नहीं थी। आज से करीब 400-500 साल पहले तक दुनिया के सभी लोगों को, यहाँ तक कि कई बुद्धिजीवियों का ये मानना था कि हमारी पृथ्वी चपटी है, न कि गोल है। फिर धीरे धीरे धारणा का खंडन किया जाने लगा। नए विद्वान आए जिन्होंने पृथ्वी पर चपटे होने की घोर आलोचना की थी। इसके लिए उन्हें अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ा था। संगठन जो कि इस बात को लेकर अधिक देश की पृथ्वी चपटी है, आज बिल्कुल यह रास नहीं। जब उस समय बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि पृथ्वी गोल है और सूरज पृथ्वी का नहीं है बल्कि पृथ्वी चारों ओर है और सूरज के चक्कर नहीं लगाती है। निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार ये कहा था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी का। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उस वक्त विचारधारा के खिलाफ बोलने का साहस किया, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वह लोग अपने विचारों को बाकी लोगों के सामने नहीं रख पाए। यदि ऐसा नहीं होता तो यह संभव था कि आज हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी जानकारी होती। यूरोप और एशिया में विशेष तौर पर खगोल शास्त्री के ग्रहों, उपग्रहों और ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर के खासी रुचि थी। एशिया में भारत के आर्यभट्ट सबसे ऊपर आते हैं। आर्यभट्ट ने ग्रहों और उपग्रहों के बारे में उस वक्त लोगों को बहुत सी गहरी जानकारियां उपलब्ध कराई, जो आज आधुनिक उपकरणों इस्तेमाल करने के बाद प्राप्त लगाई जा सकती है। इसके बाद धीरे धीरे और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद धीरे धीरे और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत सारी योगदान दिया। दुनिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी का रहस्य को सुलझाने तब एक व्यक्ति जो कि व्हील चेयर पर था, जो बोल नहीं सकता था, जो अपने शरीर का कोई भी अंग अपने आप से हिला नहीं सकता था, उसने अपने सिद्धांतों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वह व्यक्ति था स्टीफन हॉकिंग।
सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में जब स्टीफन हॉकिंग ने अपने पीएचडी की पढ़ाई शुरू ही करने वाले थे, तब उन्हें एक बेहद ही दुर्लभ सी बीमारी के चपेट में आ गए। बीमारी के चलते हॉकिंग धीरे धीरे लकवे के शिकार होते चले गए। इसके बाद कुछ ही सालों के अंदर वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रह गए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी शरीर की गति का बंद हो जाने के विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते कदमों के बिल्कुल भी रुकावटें नहीं आई। हॉकिंग अभी भी बहुत सी भौतिक के क्षेत्र में लगातार प्रकाशित करते जा रहे थे। वहीं एक कंप्यूटर डिवाइस की मदद से वो अपनी बातों को अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ साथ प्रकाशित किया। प्रसिद्ध किताबों में से एक है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये आप इस बुक का अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की बड़े से बड़े भौतिक तत्व आज भी इस किताब में एक न एक बार अवश्य पढ़ते हैं। इस किताब को पढ़ने के लिए आपको न सिर्फ ब्रह्मांड की असीम विद्या का अंदाजा लगेगा, बल्कि आप अंतरिक्ष में गोता लगाने वाली उस यात्री की भांति भी महसूस करेंगे जो पृथ्वी से करोड़ों मील दूर इस ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य को सुलझाने में लगा है। वर्ष 340 ईसा पूर्व में दुनिया के सबसे प्रमुख भौतिकविद और दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। यह विचार उनमें से जिसमें वर्तमान में ग्रीस कहा जाता है, वहां भी काफी फैलने लगा है। 40 ईसा पूर्व में दुनिया के सबसे प्रमुख भौतिकविद और दार्शनिक एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। धीरे धीरे ये विचार जिस वर्तमान में ग्रीस कहा जाता है, वहां भी काफी फैलने लगा और जो लोग इस विचारधारा के समर्थक थे, उन्होंने कुछ बेहतरीन उदाहरणें भी पेश की। एग्जाम्पल के मदद से वो साबित कर पाए कि वास्तव में पृथ्वी गोल है, न कि चपटी है। इसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे आसान उदाहरण से समुद्र के तट की ओर आता है और सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा, जिसमें मजदूर कहा जाता है, वह दिखाई देता है। तो आपको पूरा जहाज एक साथ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी गोल है। इस कारण से जैसे जैसे जहाज हमारे करीब आता है, वैसे वैसे पहले जहाज का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है और बाद में उसका बाकी का हिस्सा दिखाई देता है। इसके अलावा एरिस्टोटल ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटनाओं का आधार पर पृथ्वी की गोल होने की धारणा को प्रबल किया। यहाँ तक कि एरिस्टोटल सही साबित हुए, लेकिन आगे इन्होंने यह भी मानना शुरू कर दिया कि पृथ्वी एक जगह पर स्थित नहीं रहती है और सूर्य, चंद्रमा और बाकी सभी ग्रह और उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तत्कालीन धर्म और ग्रंथ भी यही दावा करते थे कि पृथ्वी स्थिर है, इसलिए यूरोप और अधिकतर धार्मिक संस्थाओं ने इसे मानना शुरू कर दिया था और ऐसा कई सैकड़ों सालों तक चलता रहा और इसी के किसी ने चुनौती भी नहीं दी। और कई सालों के बाद सन 1514 में एक खगोल शास्त्री जिनका नाम था कॉपर्निकस, Nicolaus Copernicus was a resonance polymath active as a mathematician। ये एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और एक कैथोलिक कैनन who formulated the model of the universe that placed the sun rather than earth as its center। उन्होंने यह
कहना शुरू किया कि पृथ्वी दरअसल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। यह विचारधारा वास्तव में सही साबित हुआ, जो कि उस वक्त लगभग सभी बड़े सिद्धांतवादी धार्मिक संस्थाएं इसी बात पर प्रबल तरीके से यह जोर देते आए थे कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। हैरानी की बात यह है कि कोपरनिकस खुद एक चर्च में पुजारी थे, तो उनका इस तरह का क्रांतिकारी विचार रखना दूसरे तत्कालिक धार्मिक संकलों के बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं अपने काम को कोपरनिकस ने शुरुआत से ही छुपाकर कोई भी चीज प्रकाशित किया था। बाद में सन 1600 के आसपास कोपरनिकस ने दो शिष्यों गैलीलियो गैलीली और जॉन स्कीपर ने कोपरनिकस से इन विचारों को खुलकर समर्थन देना शुरू किया। इनमें से यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि उन्होंने खुल के विचारों का समर्थन करना शुरू किया। इनमें से कोपरनिकस ने सिर्फ ये बातें की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर एक दीर्घवृत्त आकार यानी एक अंडे के आकार के पथ पर चक्कर लगाती है, मतलब अपने ऑर्बिट एक्सिस पर घूमती है। इसी दीर्घ प्रवृत्ति आकार पत्थर के कारण पृथ्वी पर अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के परंपरा में सबसे बड़ा रहस्य 17वीं शताब्दी में न्यूटन द्वारा उजागर किया गया था। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर इसैक न्यूटन ने दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने अपनी किताबों के द्वारा पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और वो हर एक किताब के आगे चलकर आज भी साइंटिस्ट पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों माना जाता है कि न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपल द मैथमेटिकल में कई सारे गणितीय सूत्र बातें, लेकिन यह किताब इन मैथ्स के फॉर्मूले से भी ज़्यादा एक ऐसे नियम की वजह से प्रसिद्ध हुई जिसमें फिजिक्स मतलब भौतिकी के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, और वह नियम था ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का सागरिका नियम। न्यूटन के इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल फोर्स मतलब जो कि ग्रेविटी कहते हैं। यही कारण है कि किसी भी वस्तु को यदि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटती है, देन हर वस्तु पर लौटकर आती है। फिर उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन भी रेज किया कि क्यों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें न्यूटन अपने नियम के साथ नहीं समझ पाए। इसके कारण यह भी था कि उन्होंने वक्त विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा औद्योगिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण न्यूटन को अपनी खोज को आगे बढ़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 17वीं शताब्दी में जब दुनिया केवल राजा महाराजाओं के गुलामी में सीमित थी, तब उसमें न्यूटन की इस तरह के प्रांत के विचारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन क्या न्यूटन के सिद्धांतों से ही सभी सवालों का हल कर दिया गया था? बिल्कुल नहीं। न्यूटन के इस नियम ने फिजिक्स के वैज्ञानिकों के सामने एक और बड़ा क्वेश्चन यहाँ था कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, तो आखिरकार सभी ग्रह आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? क्यों चांद इतनी सालों के बाद भी पृथ्वी पर आकर नहीं गिरा? और क्यों पृथ्वी अपने से कई गुना अंदर समाहित नहीं हुए? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई लोगों ने यह सुझाव देना शुरू किया था कि शायद गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी बल की दूरी अधिक होने पर प्रकाशित करता है, और वस्तुओं के आपस में आने पर वह आकर्षण
कार्य करता है, लेकिन इन सुझावों को भी गलत कर दिया गया, क्योंकि इस तरह से तो यदि कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से आकर्षण की दूरी से थोड़ा से भी दूर हट गया, वह गिर गया। वहीं यदि यह निश्चित सीमा से आगे आया तो आकर्षण बल के द्वारा दूसरे ग्रह की खींचता ही चला जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के सारे ग्रह एक दूसरे के साथ संतुलन बैलेंस के साथ बने रहते हैं। तो इस बैलेंस का क्या कारण हो सकता है? यह सवाल सभी वैज्ञानिकों को परेशान किए जा रहा था। यहीं से शुरू हुई ब्रह्मांड का के लगातार विस्तार होने की धारणा। एक और सवाल था जो लगातार फिजिक्स साइंटिस्ट के दिमाग में आ रहा था, वो था ग्रहों में ब्रह्मांड की शुरुआत करीब 5000 साल पहले बिताई गई थी। लेकिन वैज्ञानिक अब तक कम से कम यह समझ चुके थे कि यह सब कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो अब सवाल सामने आ रहा था कि आखिरकार इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? आखिरकार इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसी हुई, समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के वर्तमान स्थिति को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। सन 1929 में एडविन हबल was an American astronomer. He played a crucial role in establishing the field of astrology and astronomy and observational एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने इस बारे में एक शानदार विश्लेषण किया था। उन्होंने कहा था कि आप जब भी किसी तारे की ओर देखते हैं तो वह तारा हमसे तेजी से दूर जा रहा होता है। इसका अर्थ यह है कि कई सालों पूर्व वह तारा हमारे ज्यादा करीब था और कई करोड़ों साल पहले वह हो सकता है कि ब्रह्मांड के सभी तारों में से एक जगह पर केंद्र थे। यहीं से निकलकर आती है ब्रह्मांड के उत्पत्ति की अवधारणा, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी की इस अवधारणा के अनुसार पूरा ब्रह्मांड भी पहले एक ही बिंदु का घटन अधिकृत था और इस जगह से बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं था। एक दिन जब उसके अंदर की ऊर्जा बहुत अधिक पड़ गई तो एक भयंकर विस्फोट की केंद्र को भी घेर कर और तारों के रूप में इसके टुकड़े ब्रह्मांड के विस्तृत होने लगे हैं। यह तारे आज भी ऐसे ही विस्तृत हो रहे हैं और इसी के आधार पर हम यह भी कहते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के बारे में आधारपूर्ण जानकारी के बाद वैज्ञानिक यह मानने लगे कि ब्रह्मांड में केवल हमारी आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी ही मौजूद है और हमारे आकाशगंगा ही ब्रह्मांड है। और लेकिन इस धारणा को एडविन हबल ने ब्रह्मांड के विस्तार में बात करते हुए निरस्त कर दिया था। सन 1924 में एडविन हबल ने कहा कि ब्रह्मांड में केवल हमारी आकाशगंगा ही नहीं बल्कि इसी प्रकार की करोड़ों शाखाओं में आकाशगंगाएं मौजूद हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए हबल ने दूसरी आकाशगंगा को मौजूद तारों से पृथ्वी की दूरी मापने शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने उन तारों से आने वाले रोशनी को आधार बनाने जब भी कोई तारा चमकता है तो हमारी तरफ दो बातों पर निर्भर करता है। पहली, उस तारे की रोशनी कितनी तेज है और दूसरी, उस तारे में हमसे यानी पृथ्वी से दूरी कितनी है। हबल ने ये दावा किया था कि ब्रह्मांड में कई सारे विशेष प्रकार के तारे होते हैं जिनकी रोशनी की तीव्रता हमेशा स्थिर रहती है और यदि इन तारों की द्रव्यता को दूसरी आकाशगंगा के तारों की तीव्रता के साथ तुलना करें तो हम आसानी से दूसरी आकाशगंगा की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से तकनीकी का इस्तेमाल करते पृथ्वी से दूरी ज्ञात की थी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार करोड़ों तारों
जो आपस में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। वैज्ञानिक हबल ने कैसे अनुमान उनमें अंतर करके अलग अलग आकाशगंगा की दूरियां ज्ञात की होंगी। तो आपको बता दें कि इन सभी तारों में से सिर्फ एक चीज का फर्क होता है और वो है इनकी रोशनी। कारण न्यूटन ने भी अपने प्रकाश पर किए गए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष किया था कि प्रकाश जो हमेशा साधारण तारों रंगीन दिखाई देता है, उसे यदि किसी प्रिज्म में निकाला जाए तो वह अलग अलग रंगों में बट जाता है और इसी उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। अलग अलग तारों से आए रोशनी को प्रिज्म में से निकालकर उसी स्पेक्ट्रम को देखते हैं और जिस तरह से रंग की स्पेक्ट्रम की अनुचित होती है उसे ध्यान में रख कर के संसार में उपस्थित लगभग हर अपना विशेष रंग होता है। जो स्पेक्ट्रम अपने अनुपस्थित होता है उसे उदाहरण के लिए सूर्य की रोशनी में भी 7 रंग होते हैं और जब यह रोशनी किसी पर्सन पर गिरती है तो वह 7 रंगों में बिखर जाती है। इंद्रधनुष में इसी कारण से अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। आप इस रंग को प्रिज्म में अपने आधार अवशोषित कर लेगा, वह रंग बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन प्रिज्म खुद उसी रंग को दिखाई देगा जिस लंका को अवशोषण करेगा। लाल रंग के वस्तु को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब उन 7 रंगों पर सूर्य का प्रकाश किरण को उसने सभी रंगों को अवशोषित नहीं किया, उसने केवल लाल रंग को अवशोषित किया और बाकी सभी रंगों को पुंसा वस्तरण में भेज दिया। लाल रंग दिखाई देता है ग्रहों के साथ भी। यही बात है, जब ग्रहों के से आने वाली रोशनी को हम किसी प्रिज्म से निकालते हैं तो उस पर कोई एक विशेष रंग दिखाई नहीं देगा। वास्तव में यही विशेष रंग उस ग्रह का रंग होता है। हम उसी अनुपस्थित रंग के आधार पर इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि जिस ग्रह से यह रोशनी आई है उसी ग्रह पर कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो ज़रूर इससे जल्दी लाएंगे। अगर आपको इसी को कंटिन्यू रखना है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। कमेंट करके आप ज़रूर इस वीडियो को बताएं कि अगर आपको इस वीडियो को लगातार इस वीडियो को कंटिन्यू रखना है तो मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसी के साथ चलिए, जय हिंद, जय भारत।